हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 10 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। आप ये एश्योर कर लें कि आपने मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ही ज्वाइन किया हो, क्योंकि मैं आप सभी को सचेत करता रहता हूँ कि टेलीग्राम पर कई बार क्योंकि फेक अकाउंट्स भी मेरे नाम से बने हुए हैं, तो स्टूडेंट्स उन्हीं अकाउंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में उनकी कंप्लेन रहती है कि उनको वो पीडीएफ नहीं मिल रही है जो मैं यहाँ पर शेयर करने को बोलता हूँ। पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि केविन ड्यूरेंट जो है ये कौन से खेल से संबंधित है। तो दरअसल केविन ड्यूरेंट एक बहुत बड़े स्टार खिलाड़ी हैं बास्केटबॉल के, और ये अमेरिकी खिलाड़ी हैं। इस टाइम पर ये जिस टीम से खेल रहे हैं, इस टीम का नाम है फोनिक्स सन्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था और कई सारे स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर भी दिया है। हालांकि जितने स्टूडेंट्स रोज आंसर करते हैं उसके कंपैरिजन में इस क्वेश्चन का आंसर कम स्टूडेंट्स ही दे पाए थे। पहला क्वेश्चन है, ये कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, या आप बोल सकते हो एक परियोजना लॉन्च करी गई है पूरे भारत भर के लिए, जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। तो इस परियोजना को लॉन्च किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। इस परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत भर में ऐसी जमीनें जहां पर गांव की बसावट है, ठीक है, तो गांव में आपको पता होगा कि अगर आज की डेट में वैसे हर व्यक्ति का लेना देना ऑलमोस्ट गांव से रहता ही है, ठीक है। भले ही आप शहर की ओर पलायन कर चुके हो, लेकिन कभी ना कभी कोई आपका गांव रहा ही होगा, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं रूरल बैकग्राउंड से ही आते हैं। बाद में हम विस्थापित हो गए हैं शहरों की तरफ। अभी क्या है कि आपको ये पता होगा कि पहले गांव में ना ही मकान नंबर हुआ करता था, ना ही कोई एड्रेस हुआ करता था। केवल गांव का नाम और व्यक्ति का नाम, इतने से ही कोई भी चिट्ठी हो, कोई भी कोरियर हो, पहुंच जाया करता था। लेकिन अभी क्या है कि आज की डेट में जो म्युनिसिपैलिटीज है, नगर निगम है, उनको अपने डेटा में मेंशन करना है हर एक व्यक्ति की धरोहर। उसका कारण क्या है कि लगातार गांव में भी डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं, लोगों के बीच में जमीन को लेकर विवाद देखने को मिल रहे हैं। इन सारी चीजों के चलते आज की डेट में सरकार के सामने ये और बड़ी चुनौती हो गई है कि जब ये केसेस जुडिशरी में पहुंचते हैं तो जुडिशरी खुद इस चीज को लेकर परेशान हो जाती है कि किसके फेवर में फैसला दिया जाए, क्योंकि किसी को तो पता ही नहीं है कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पर जमीन का पूरा लेखा जोखा हो या व्यक्ति के आधार पर उसका नाम दिखाई दे। तो अब क्या है कि पहले ही ये डिसीजन ले चुका है ही भारत सरकार, और इस परियोजना के अंतर्गत एक नया ऐसा डिजिटल रजिस्टर बनाया जाएगा जिसके अंतर्गत गांव में जिसकी जितनी जमीन है उसका नामांकन किया जाएगा। ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसको नेशनल कल्चरल मैपिंग मिशन के अंतर्गत लाया गया है, और इसके साथ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स ने कोऑर्डिनेशन किया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्वे करके भारत सरकार को ये डेटा देने का काम करेंगे। अभी हाल ही में भारत ने अग्नि वन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये जो मिसाइल लॉन्च करी गई है ये कौन सी कैटेगरी की मिसाइल है? अग्नि वन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। और अग्नि वन मिसाइल जो है इसकी खास बात यह है कि इसको लॉन्च तो किया जाएगा कम दूरी के लिए, लेकिन जो इसकी एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, वेरी हाई एक्यूरेसी है इसकी। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल की खास बात ये होती है कि इनकी एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा बेहतर होगी उतना जान माल का डैमेज होने से भी बचता है, और केवल दुश्मन के ठिकाने को ही हम डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि ये दो शहर हैं, इन दो शहरों के बीच में मान लीजिए कहीं पर एक पर्टिकुलर टारगेट है जहां पर हमें मिसाइल से इसको डिस्ट्रॉय करना है। अब अगर इस मिसाइल में एक्यूरेसी नहीं होगी तो ये इस टारगेट को तो डिस्ट्रॉय करेगी, आसपास के एरिया को भी डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ऐसे में जो हमारा जो शस्त्र है वो एक्यूरेट होना चाहिए, जो कि पर्टिकुलर टारगेट को ही डैमेज करे, जिसके लिए अग्निवन पूरे तरीके से रेडी है। और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया उड़ीसा के कोस्टल एरिया से, जिसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। इसको पहले व्हीलर आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन से राज्य सरकार के साथ एक पैक्ट साइन किया है, और इस राज्य के अंदर ये
जो एयरपोर्ट्स हैं उनको नई तरीके से डेवलप करने का काम करेंगे। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार के साथ पैक्ट साइन किया है। इसके अंतर्गत गुजरात के 11 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनको ग्रीन एयरपोर्ट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। अब ये एयरपोर्ट कौन कौन से हैं समझ लीजिए। एक तो है आपका पलिताना एयरपोर्ट, इसके अलावा मोरबी हो गया, बोताड हो गया और अंकलेश्वर हो गया, द्वारका एयरपोर्ट हो गया, इसके अलावा धोर्दो एयरपोर्ट हो गया, धोर्दो, ठीक है। एक हो गया अंबाजी एयरपोर्ट, इसके अलावा राजुला एयरपोर्ट और इसके अलावा एक आपका हो गया धोलावीरा, धोलावीरा एयरपोर्ट। एक हो गया राजपीपला एयरपोर्ट, राजपीपला। तो ये टोटल कितने हो गए एयरपोर्ट? ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक 11वां एयरपोर्ट कौन सा है? आई थिंक, हाँ, ये आपका हो गया दाहोद, दाहोद। टोटल ये 11 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनको ग्रीन एयरपोर्ट में कन्वर्ट करेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ग्रीन एयरपोर्ट का मतलब ये है कि ये एयरपोर्ट आने वाले टाइम में सोलर पैनल से केवल चलेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित होंगे, डायरेक्ट बिजली इनको नहीं मिलेगी, ये पूरे सोलर पैनल से संचालित होंगे। क्या आपको पता है भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट कौन सा है जो कि ग्रीन एयरपोर्ट है? ये है कोची एयरपोर्ट। कौन सा? कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसको बेस्ट एयरपोर्ट का टाइटल भी 2 साल मिल चुका है लगातार। और गुजरात में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये है आचार्य देवव्रत। आपको पता है पूरे भारत में सबसे ज्यादा शेर गुजरात के गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष कौन से दिन मनाया जाता है? अंग्रेजी में इसे आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे बोला जाता है। यह दिवस हर वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है और पहली बार यह दिवस 1949 में मनाया गया था, भारत की आज़ादी के बाद। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है, चाहे वो मेंस हों, चाहे वो विमेन्स हों, आज तक ऐसी महिलाएं या फिर ऐसे पुरुष जिन्होंने आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करते हुए इस देश के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया है, उन सभी को ट्रिब्यूट दिया जाता है ये दिवस मनाकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से इस बार ट्रिब्यूट दिया भारत के जितने भी शहीद हैं उन सभी को। ये कौन सा संस्थान है जिन्होंने भारत के साथ कोलैबोरेट करके फैसला लिया है कि एक ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे आने वाले समय में? तो अभी हाल ही में COP28 समिट का आयोजन हुआ था दुबई में, मैंने आपको बताया भी था, कम से कम 3 से 4 न्यूज़ इसके बारे में मैंने आपको दी भी थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन के लिए हिस्सा भी लिया था। तो वहां पर यह संस्थान है इस बार कौन सा? यह है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो यूनिसेफ भारत के साथ मिलकर ये चाहता है कि पूरे भारत भर में कैंपेन चलाया जाए और आने वाले समय में जो बच्चे हैं भारत में, ठीक है, जो कि स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो चुनौतीज़ हमें देखने को मिल रही हैं, उन सभी के बारे में पढ़ाया जाए। कई सारे ऐसे भी सर्कुलर हो सकते हैं जहाँ पर स्कूल में सब्जेक्ट में भी बदलाव किया जाए और क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक सब्जेक्ट की तरह डाला जाए। ओके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 में इस बार ये बात बोली थी कि भारत 2030 तक 45% तक कार्बन का उत्सर्जन कम कर देगा और 2050 तक हम नेट जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब 2050 तक भारत एक ऐसा देश होगा जो कि 100% ग्रीन कंट्री होगा। और इस बार जो COP28 समिट हुआ है, इसका जो मेन उद्देश्य था, इसमें फैसला लिया गया है कि जितनी भी क्लाइमेट से रिलेटेड पूरे दुनिया में प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, उनसे निपटने के लिए 726 मिलियन डॉलर फंड रेज किया जाएगा। और यूनिसेफ की स्थापना 1946 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। और यूनिसेफ के प्रेसिडेंट कौन है? यह है कैथरीन एम रेसल। कौन है? कैथरीन एम रेसल। ये कौन है जिनके द्वारा पहला इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बिनाल 2023 लॉन्च किया गया रेड फोर्ट में? तो दिल्ली के लाल किले में पहली बार भारतीय कला वास्तुकला डिजाइन द्विवार्षिक सम्मेलन का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आयोजित किया गया। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत की कला वास्तुकला संस्कृति इन सबको प्रमोट करना। और यहाँ पर दिल्ली के लाल किले के परिसर के बाहर
9 दिसंबर से, मतलब ये कल से शुरू हो चुका है और ये 15 दिसंबर तक एक तरीके का मेले की तरह लगेगा। इस मेले में कई तरीके की भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई थीम प्रदर्शित करी जाएंगी। इसमें पूरे भारत भर के कई सारे न्यूज़ चैनल्स भी हिस्सा लेने आएंगे। दुनिया भर के कई देश के भी न्यूज़ चैनल्स यहाँ पर आएंगे हिस्सा लेने। कई सारे यूट्यूबर्स को भी आमंत्रित किया गया है। अभी हाल ही में तीसरा संस्करण रेनबो लिटरेचर फेस्टिवल का कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो इस बार तीसरा संस्करण रेनबो लिटरेचर फेस्टिवल का नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। और इसमें आर्ट, डांस फॉर्म, म्यूजिक, पोइट्रीज और टॉक्स, फिल्म और डिस्कशन, ठीक है, पब्लिक डिस्कशंस, ये सारे कुछ प्रदर्शित किए जाएंगे। यहाँ पर डिबेट भी होगी पब्लिक्स में चीज़ों को लेकर, लेकिन ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं होगी। ये आर्ट, डांस, म्यूजिक, पोइट्री और फिल्म, इन सभी को लेकर डिबेट प्रदर्शित करी जाएगी, तभी इसका नाम है रेनबो लिटरेचर फेस्टिवल। इसमें 7 अलग-अलग तरीके के मुख्य विभागों के, मतलब आप बोल सकते हो अलग-अलग सेक्टर के जो टॉपिक्स हैं, उनको रेज़ किया जाएगा और उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। अभी हाल ही में भारत सरकार का एक कौन-सा मंत्रालय या संस्थान है, जिसके द्वारा एक योजना लॉन्च करी गई है नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2024 के लिए, और साथ में एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो इसको DARPG के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर DARPG का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रिफेंस, मतलब आप ये बोल सकते हो भारत सरकार का वो डिपार्टमेंट जो कि लोगों की शिकायतें सुनता है। तो इनके द्वारा एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है और इस वेब पोर्टल में भारत सरकार डायरेक्ट ये डेटा देगी कि हर महीने कितनी शिकायतें सरकार के पास पहुंच रही हैं और कितनी शिकायतों का निवारण हो रहा है। और साथ में ऐसे लोग जिन्होंने इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हुआ है, उनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया जाएगा 2024 में। उनकी लिस्ट भी यहाँ पर जारी करी जाएगी। यह कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप लॉन्च करी गई है? देखिए, क्यूबिट क्या है? कोई भी चिप होती है ना, तो चिप में आपने देखा होगा कई सारे ऐसे पॉइंट्स बने होते हैं, आपने कई बार देखा होगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनके बीच में सिल्वर कलर की लाइन आपने देखी होंगी। ओके, तो ये जो सिल्वर कलर की लाइन है, ये डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करती है एक से दूसरे पॉइंट पे। ओके, और इन सिल्वर लाइंस को बस कहा जाता है। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं को क्यूबिट कहा जाता है। ओके, जितने ज्यादा क्यूबिट होंगे उतनी ज्यादा चिप की जो पोटेंशियल है वो ज्यादा हो। तो ये कंपनी है IBM, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ये अमेरिकी कंपनी है। 1911 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे, आप CEO बोल सकते हो। ये भारतीय मूल के हैं, अरविंद कृष्णा। क्या नाम है? अरविंद कृष्णा। साल 2020 में ये IBM के CEO बने थे। IBM, आपको बता दूं, पूरे दुनिया में एक ऐसी कंपनी है जो कि कंप्यूटर प्रोसेसर्स बनाने के लिए, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कंप्यूटर्स में कैलकुलेटिंग मशीन्स बनाने के लिए टॉप लेवल पर जानी जाती है। और इस बार जो इन्होंने चिप बनाई है 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप, इसमें कितने क्यूबिट है? तो आपको बता दूं इसमें 1121 क्यूबिट है। इससे पहले IBM के द्वारा 2022 में 433 क्यूबिट की चिप लॉन्च करी गई थी और उससे भी पहले इन्होंने 2021 में 127 क्यूबिट की चिप लॉन्च करी थी। तो आप देखिए 2021 में 127 क्यूबिट की चिप, उसके बाद अगले ही साल दुगने से भी ज्यादा 433 क्यूबिट की चिप, और इस बार 2023 में फिर से दुगने से भी ज्यादा करीब करीब 3 गुने की चिप, 1121 क्यूबिट क्वांटम चिप इन्होंने लॉन्च करी है। ये जो क्वांटम चिप्स होती हैं इनकी खास बात यह है कि ये जो कैलकुलेशंस करती हैं, वो कैलकुलेशंस क्लासिकल कंप्यूटर्स की रेंज से परे होते हैं। मतलब जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं, वो ये कैलकुलेशंस कर भी नहीं सकते हैं, जो क्वांटम चिप्स करती हैं कैलकुलेशंस। अभी हाल ही में 2023 का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? इस बार इस लिस्ट में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नंबर 1, 2 और 3 पर कोई भी कंट्री नहीं रहा। मतलब जो मानक थे, उन मानकों को दुनिया का कोई भी देश अचीव ही नहीं कर पाया कि वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पे हो। इस तरीके से हमारी पृथ्वी में क्लाइमेट डिजास्टर हो रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो चौथी रैंक मिली है डेनमार्क को, पांचवी एस्तोनिया को, छठवीं फिलीपींस को और सातवीं भारत को। पिछले साल अगर बात करें
2022 में तो भारत की रैंक 8वीं थी। उससे पहले 2021 में 10वीं थी, 2020 में भी 10वीं थी। तो आप लगातार देख रहे हो, 2019 से अगर हम देखें तो भारत टॉप 10 में शामिल है और इस बार एक पायदान और अच्छी रैंक हो गई है हमारी। मतलब भारत ने 7वीं रैंक इस बार हासिल करी है, 7th रैंक। इंश्योरेंस कंपनी है जिसके द्वारा एक सैलरी टर्म प्लान लॉन्च किया गया है जिसका पूरा नाम है ABSLI सैलरी टर्म प्लान। तो यहाँ पर ABSLI का मतलब है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस सैलरी टर्म प्लान। अब इन्होंने ये जो सैलरी टर्म प्लान लॉन्च किया है, इसके अंतर्गत अगर आप इनके साथ ये सैलरी टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपकी जो सैलरी है उसका कुछ हिस्सा आप इंश्योरेंस स्वरूप इन्हें देंगे, जिसके एवज में जब आपका पैसा मैच्योर हो जाएगा तब आपको, इनका कहना है कि नॉर्मल जो बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये आपको देंगे। इसके लिए मिनिमम उम्र आपकी 21 साल होनी चाहिए और 55 साल मैक्सिमम एज है। मतलब अगर आप कहीं पर एम्प्लॉय हैं तो अगर आप 55 साल के भी हैं तो मैक्सिमम है ये, आप 55 साल तक में भी ये इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसके बाद आप ये इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है वो है 70 साल। मतलब आप किसी भी एज में इस तरीके का इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं, 70 साल की उम्र में मैक्सिमम आपका जो पैसा है वो मैच्योर हो ही जाएगा। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना साल 2000 वर्ष में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे कमलेश राव। क्या नाम है इनका? कमलेश राव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फैसला लिया गया कि जो रेपो रेट है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हर 3 महीने में RBI के द्वारा रिव्यू करके रेपो रेट को चेंज करना है या नहीं करना है ये फैसला लिया जाता है। तो इस बार मुद्रास्फीति को ऑब्जर्व करने के बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई है जिसको MPC बोला जाता है, इसके अंतर्गत RBI ने फैसला लिया कि मार्केट की जो स्थिति है वो स्टेबल है, सही है, इस वजह से रेपो रेट चेंज नहीं होगा। फिलहाल आपको बताना है रेपो रेट कितना है पहले से। तो पहले से 6.5% है और ये अनचेंज्ड ही रहेगा। रेपो रेट क्या होता है आपको पता है? जब कॉमर्शियल बैंक, कौन कॉमर्शियल बैंक, जैसे कि इलाहाबाद बैंक हो गया, SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सब कैनरा बैंक हो गया, ये सब कॉमर्शियल बैंक है। कॉमर्शियल बैंक जब सेंट्रल बैंक से पैसा लेता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि मुझे 10,000 करोड़ की जरूरत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो पैसा है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रेपो रेट पर देगा। कितने परसेंट? 6.5% पे। सीधा सीधा आप ये बोल सकते हो कि SBI को 6.5% ब्याज देना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट का मतलब ये होता है कि जब कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा सेंट्रल बैंक में रखते हैं तो उसे बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। ओके। और इस टाइम रिवर्स रेपो रेट कितना है? ये है 3.35%। तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है क्योंकि बैंक जो ब्याज है वो मेनली कस्टमर से कमाते हैं, ना कि सेंट्रल बैंक से। और सेंट्रल बैंक जो ब्याज है वो कमर्शियल बैंक से कमाते हैं। ओके। और जब ये रिवर्स रेपो रेट की बात आती है, मतलब जब बैंक सेंट्रल बैंक में पैसा रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बैंकों के पीछे बाजार है और बाजार में हम और आप जैसे कस्टमर हैं। तो इस केस में कस्टमर्स को जो लोन है वो मिलने के चांसेस कम होने लगते हैं। ये एक ऐसा दौर होता है जिसमें बैंक लोन कम देता है क्योंकि बैंक अपना खुद का ही पैसा सेंट्रल बैंक में रख रहा है। और जब रिवर्स रेपो रेट की बात आती है, मतलब कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसा लेते हैं, तो ये उसका क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि अब बाजार में पैसा आने वाला है, लेकिन वो कैसे? बोरोइंग वाला, लोन स्वरूप। तब बैंक, मतलब ये है कि बैंक लोगों को लोन ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में करी गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये RBI के 25वें गवर्नर हैं और 2023 की शुरुआत में इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल भी दिया गया था। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं ये कौन सी नदी है जिसका प्राचीन नाम पुरुषनी है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। ये चारों नदी जो हैं ये सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी हैं। 2024 में लगातार एग्जाम्स लगे हुए हैं, सरकारी नौकरी का सपना हम सभी ने देख रखा है। क्या 2023 में हम जिन चीज़ों पे गलती कर चुके हैं 2024 में उन चीज़ों को हम सुधार पाएंगे? 2024 के हर एक एग्जाम में GS का वेटेज आपको पता ही है। आप मेरा फाउंडेशन GS GK का बैच किसी भी SSC एग्जाम के लिए
या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो SSC GS गुरु @gmail.com पर आप मुझे मेल करिए। आप बैच का नाम लिखिए और अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए। टीम आपको कॉल करके आपको बैच डिस्काउंट के साथ दे देगी। इसके अलावा एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप मेरा स्टैटिक जीके का बैच और स्पेसिफिक जैसे हिस्ट्री का रिकॉर्डेड बैच, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इन सब के भी अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट के साथ। और डेली का क्विज मैं यहाँ पर देता हूँ, इस क्विज को भी आप अटेम्प्ट जरूर करा करिए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।